हे फ्यूचर साइंटिस्ट एंड माय डियर म्यूल्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या कभी आपने सोचा है कि एक बॉल को थोड़ा सा पुश करने पे वो क्यों रोल करने लगता है? क्यों साइकिल का ब्रेक लगाने पे वो रुक जाती है? तो इन सब के पीछे का रीज़न है फोर्स, और आज हम लोग उसी फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। न्यूटन ने इस फोर्स को समझने के लिए 3 लॉज दिए: लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो ये 3 लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो हम लोग सिमुलेशंस देखेंगे इनके बारे में और एक स्टोरी सुनेंगे, स्टोरी ऑफ भाव्या। सो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक्चुअली पूरे चैप्टर में हम लोग फोर्स ही करेंगे। फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स है क्या, उसका थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखेंगे और न्यूटन ने अपने लॉज में या फिर अपने थेसिस में क्या बताया फोर्स के बारे में वो देखेंगे। एक्चुअली फोर्स को समझने के लिए न्यूटन ने 3 लॉज दिए, उन तीनों लॉज के बारे में पढ़ना है। और एक एक्स्ट्रा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि मैं यकीन रखता हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट है फोर्स को समझने के लिए, तो उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे ये पूरा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस बना है और फुल ऑफ एनिमेशन, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स बेसिकली हम लोग अपने जनरल लाइफ में फोर्स को देखते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। कौन से कलर का होता है? एक्चुअली हम लोग फोर्स को नहीं देख सकते, उसके इफ़ेक्ट को देख सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है लाइक दिस बॉटल, तो होगा क्या कि अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये मूव करेगा। अगर रेस्ट पे है तो मोशन पे आएगा, मोशन है तो रेस्ट पे आएगा, और ये वेलोसिटी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, इसका शेप और साइज़ ये दोनों चेंज हो सकता है। दिख रहा है शेप चेंज हो रहा है। तो बेसिकली इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स को हम लोग देख सकते हैं, उसी से हमको पता चलता है कि इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और ऑब्जेक्ट्स, अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट्स की, कितने तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं? देखो, 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक सॉफ्ट बॉडी और एक रिजिड बॉडी। रिजिड और एक सॉफ्ट बॉडी। सॉफ्ट बॉडी जिन पर फोर्स लगा के हम लोग उसके शेप साइज़ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिन पे फोर्स लगा के सिर्फ रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट पे ला सकते हैं, उनका शेप चेंज नहीं किया जा सकता। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिनके 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज ना हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स हम लोग की जो बॉडी है वो रिजिड है या नहीं, ये आप कमेंट करके बताइए। ये डिस्टेंस अभी दोनों हैंड में ये है और अब डिस्टेंस चेंज हो गया, तो डिस्टेंस चेंज हो गया, इसका मतलब कि रिजिड बॉडी है या नहीं, आप बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। जो फोर्स है, फोर्स को हम लोग समझ सकते हैं 2 बॉडी के हेल्प से, एक रिजिड और एक सॉफ्ट। रिजिड बॉडी में क्या होता है? इट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। एंड सॉफ्ट बॉडी में क्या होगा? इट चेंजेस इट्स शेप, साइज और स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, ठीक। उसके बाद फिर फोर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग 2 तरीके से, एक रिजल्टेंट फोर्स पे, रिजल्टेंट फोर्स के तरीके से, और एक फिजिकल कांटेक्ट के तरीके से। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि मैंने इस बॉटल पे एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन इधर और 15 न्यूटन इधर, तो ये बॉटल इधर मूव करेगा, और कितने से मूव करेगा? 5 न्यूटन के से, क्योंकि 10 माइनस 15 माइनस 5, दैट इज़ इधर मूव करना चाहिए और इधर ही मूव करेगा। और सेकेंड थिंग कि इस बॉटल पे कौन कौन फोर्स लगा रहे हैं, एक तो मैं पकड़ा हूँ और दूसरी ग्रेविटी। मैंने जो इस बॉटल को पकड़ के रखा है ये कांटेक्ट फोर्स है, मैंने इस बॉटल को छू रखा है, छुआ है। लेकिन जो ग्रेविटी है उसे इसके छूने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो ये बॉटल नीचे गिर जाएगी। क्या कोई कांटेक्ट है ग्रेविटी या अर्थ और इसके बीच में? नहीं, फिर भी तो ये काम कर रही है, तो ग्रेविटी इज़ अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो फोर्स को 2 तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, एक अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड और दूसरा अकॉर्डिंग टू फिजिकल कांटेक्ट। तो चलिए कैटेगराइजेशन देखते हैं हम लोग। इसमें बैलेंस फोर्स आता है और अनबैलेंस फोर्स, और फिजिकल कांटेक्ट में कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या हो सकता है? फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स एंड मैनी मोर। और नॉन कांटेक्ट फोर्स का
ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट्स ऑल। तो ये सब अपनी कॉपी में लिखते चलिए, आप लोग को फ़ायदा होगा, लिटरली बहुत फ़ायदा होगा। अब फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स का डेफिनेशन और वो किस पे डिपेंड करता है। तो उसको पढ़ने के लिए पहले उसका डेफिनेशन आना ज़रूरी है। तो फोर्स है क्या एक्चुअली में? अ पुल और पुश एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ कॉल्ड फोर्स, बस इतना ही है फोर्स। फोर्स क्या है? एक पुल और पुश, मतलब मैंने इस बॉटल को एक बार पुल किया, एक बार पुश किया, तो इसी को क्या बोला जाएगा? फोर्स। ठीक है, इससे पता चलेगा उस पर फोर्स लग रहा है। अब फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है? फोर्स डिपेंड करता है, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो कैसे इस बात को समझ सकते हैं? फिर से एक बॉटल का एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे इस बॉटल को आप तक पहुंचाना है तो मैं थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा तो ये आप तक नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड कम लगाया फोर्स का। अब मैग्नीट्यूड में अभी भी नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड तो सफिशेंट लगाया है लेकिन गलत डायरेक्शन पे लगाया है। इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन मैटर करता है कि मैं आपके तरफ ये बॉटल ले जाऊंगा तभी ये बॉटल आप तक पहुंचेगा, और सफिशिएंट मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दो, फोर्स और एक चीज़ पर डिपेंड करता है, दैट इज़ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो? अगर मैं इस बॉटल को यहाँ पे पुश करूँ एकदम कॉर्नर में नीचे में, तो ये स्लाइड होगा। लेकिन अगर मैं लिफ्ट पकड़ के ऊपर आ जाऊँ और यहाँ पे फोर्स लगाऊं तो ये घूम जाएगा, गिर जाएगा। तो फोर्स तीन बातों पर डिपेंड करता है। एक है हमारा मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, और तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये सब। अब चलिए स्टोरी ऑफ भाव्या देखते हैं, भाव्या ने कैसे समझा फोर्स को। तो आगे देखते हैं स्टोरी ऑफ भाव्या। तो भाव्या एक क्लास 9 की स्टूडेंट है जिसको समझना है कि फोर्स होता क्या है। तो वो कहाँ गई? प्लेग्राउंड में, और सी वॉन्ट्स टू लर्न अबाउट द फोर्स, सो सी हैज़ गॉन टू प्ले अ फुटबॉल। उसने फुटबॉल को मारा और उसे एनालाइज किया। क्या एनालाइज किया उसने इस जर्नी में? चलिए देखते हैं। इस पे कितना फोर्स लगा वो हम लोग देखते हैं। देखिए कौन कौन सा फोर्स लगा। 4 फोर्स टोटल लगे इस पे। फोर्स बाय भाव्या ने जो लात मारी इसे, वो उसने फोर्स लगाया इस पे। फोर्स बाय फ्रिक्शन, फोर्स बाय ग्राउंड अगेंस्ट द ग्रेविटी, एंड फोर्स बाय द ग्रेविटी। तो ये जो 4 फोर्सेस हैं ये लगा यहाँ पे। एक फोर्स बाय भाव्या FB, एक फोर्स बाय नॉर्मल जो ग्राउंड ने लगाया, ये जो ग्रेविटी ने लगाया, और ये जो फ्रिक्शन ने लगाया। तो ये 4 फोर्स लगा। बेसिकली उसने क्या नोट किया कि हर फोर्स का अपना एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जहाँ से फोर्स इनिशिएट हो रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे लग रहा है, भाव्या ने फोर्स बीच में लगाया बॉल के, और जो mg है या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और नॉर्मल है वो इसके सेंटर पे लग रहा है, इस स्फेयर के, इस बॉल के सेंटर पे लग रहा है। ओके, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करता है। एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन और एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तीनों पे डिपेंड करता है। याद रखिएगा इस बात को, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो अब देखते हैं, न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे फोर्स को समझने के लिए, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। मजाक कर रहा हूँ गाइस। ये जो फर्स्ट लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ हमें फॉर्मूला देता है फोर्स का। किसका फॉर्मूला देता है? फोर्स का। एंड जो थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो एक एक करके देखेंगे इनके बारे में, इनके स्टेटमेंट्स न्यूटन ने क्या दिए और इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं उनके बारे में, और बहुत मज़ा आने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं इनर्शिया भी। बेसिकली अगर मैं पूछूं कि इनर्शिया होता क्या है तो आपका जवाब क्या होगा? सर नहीं पता, इसलिए तो पढ़ रहे हैं। तो इनर्शिया देख बच्चा क्या होता है। इनर्शिया का मतलब होता है बॉडी की या फिर मैटर की, किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो रेसिस्ट करता है। क्या रेसिस्ट करता है?
चेंज को, अपने स्टेट के चेंज को, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगा, और मोशन पे है तो मोशन में रहना चाहेगा। ठीक, ये समझ आया। अब आगे एक एग्जांपल से इसको समझने का ट्राई करते हैं। एक हमारे पास छोटी बॉटल है, बॉटल गोल गोल घूम रही है, एक ढलान से बॉटल गोल गोल घूम रही है, वो आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो उसे रोकना थोड़ा इजी है। लेकिन सोच, एक बड़ा सा टैंकर है, वो भी लुढ़कता हुआ आ रहा है, तो किसको रोकना ज़्यादा मुश्किल है, उस टैंक बड़े वाले टैंकर को या फिर उस छोटे से बॉटल को? ऑफ कोर्स बॉटल को रोकना ज़्यादा इजी है टैंकर के मुकाबले। क्यों? क्योंकि टैंकर का मास बहुत ज़्यादा है बॉटल के मुकाबले। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि इनर्शिया को जब भी मेज़र किया जाता है किसी भी मैटर में, तो मास के ज़रिए मेज़र किया जाता है। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, और वो उतना ही ज़्यादा रेसिस्ट करेगा चेंज को। अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, और रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा। अंडरस्टैंड? चलिए देखते हैं इनर्शिया। इनर्शिया है क्या? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी है बॉडी का, जिसकी वजह से क्या होता है, इट रेसिस्ट अ चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, अब मोशन कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब एक डायरेक्शन में चल रहा है तो वो एक ही डायरेक्शन में चलते रहना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है जब वेलोसिटी चेंज ना करे। ठीक, तो मास इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया। एंड एक क्वेश्चन है कि एक टॉय कार है और एक रियल कार है, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा और क्यों? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि एक जो स्मॉल कार है या टॉय कार है उसका मास बहुत कम होता है एक रियल कार से, तो ऑब्वियस है कि उसका इनर्शिया कम होगा। अब आते हैं फर्स्ट लॉ पे। ये तो हमने इनर्शिया को समझ लिया, अब आते हैं फर्स्ट लॉ पे। फर्स्ट लॉ आखिर है क्या? क्या बोला न्यूटन ने? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट, क्या बोला उन्होंने? अ बॉडी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन विल बी कंटिन्यू टू रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until एंड अनलेस अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ध्यान रखिएगा, हम लोग अगर यहाँ पे कहीं भी फोर्स का बात कर रहे होंगे तो वो फोर्स कैसा होगा? एक अनबैलेंस फोर्स होगा। जो फोर्स हमने कैटेगराइज किया था वहाँ पे, वही फोर्स है यहाँ पे। हमेशा फोर्स कौन सा होगा? हमेशा कौन सी फोर्स की बात करेंगे? एक अनबैलेंस फोर्स। कैसा फोर्स? अनबैलेंस फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको यही लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ये न्यूटन का स्टेटमेंट है। न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी at rest or uniform motion will be continue to be rest or uniform motion until and unless net external force acts on it। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, इनर्शिया दो टाइप का हो सकता है। एक्चुअली तीन टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे हम लोग दो केसेस के बारे में पढ़ेंगे। फॉलिंग ऑफ कॉइन ओवर अ पेपर इनटू अ ग्लास। ग्लास के ऊपर एक पेपर रखा, पेपर के ऊपर एक कॉइन रखा, और छड़ाक से पेपर को खींच लिया गया। तो देखा जा सकता है यहाँ पे जो हमारा कॉइन है वो नीचे गिर रहा है ग्लास पे, वो पेपर के साथ खिंच नहीं गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इनर्शिया, उसका मास काम कर रहा था, वो क्या चाह रहा था कि ये रेस्ट पर ही रहे, ये मूव ना करे। तो जैसे ही हमने तुरंत से खींच लिया पेपर इस तरफ, तुरंत खींच लिया, तो पेपर के साथ ना खींच के वो ग्लास में गिर गया। सेकंड केस, जब बस मोशन में होती है और मोशन में होने के बाद ब्रेक्स लगाए जाते हैं, और ब्रेक्स लगाते ही हमारा जो अपर पार्ट है वो आगे की तरफ झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? क्योंकि नीचे वाला पार्ट जो है वो हमारे बस के साथ कांटेक्ट में है, बस चल रही है अभी और अचानक से रुक गई, तो हमारा नीचे वाला पार्ट तो रुक गया। यहाँ से आप समझ सकते हैं, नीचे वाला पार्ट तो रुक गया, लेकिन जो अपर पार्ट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट, वो क्या हुआ? मोशन में ही रहना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया क्या करता है? चेंज को रेसिस्ट करता है। वो अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा। इसलिए
ये इसका जो अपर पार्ट है वो चाहेगा कि हम मोशन में ही रहे, तो वो आगे झुक जाएगा। हालांकि नीचे वाला पार्ट तो रुक गया है बस के साथ, लेकिन वो चाहेगा हम मोशन में ही रहें, इसलिए हम लोग आगे झुक जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और चलिए हम लोग समझते हैं फर्स्ट लॉ को एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे एक बच्चा है, उसके हाथ में गुलेल है और उसने मारा जोर से एक एप्पल को, और ये गया यहाँ और सेब नीचे। जब तक कि उस पत्थर ने, अगर मैं वापस इसको चलाऊं तो इस पत्थर ने किया क्या, इस पत्थर ने इस एप्पल पे फोर्स लगाया और वो एप्पल नीचे गिर गया। जब तक कि इस पे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, एक अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा था, तब तक ये पेड़ पर टंगा था। लेकिन जैसे ही इस पे एक फोर्स लगा वो सीधा नीचे गिर गया। ठीक, इनर्शिया को ये फॉलो किया, मतलब फर्स्ट लॉ को फॉलो किया। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये आ गई अपनी भव्या। भव्या फिर से अपने फुटबॉल लेकर आ गई और इस बार उसने एक किक किया और बॉल जो है वो थोड़ी दूर जाकर रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि फर्स्ट लॉ तो यही बोलता है अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में रहनी चाहिएगी, यूनिफॉर्म मोशन में। तो ये रुक क्यों गया? क्या फर्स्ट लॉ रॉन्ग है? तो नहीं, फर्स्ट लॉ रॉन्ग नहीं है। यहाँ पर एक कैच है। वो कैच क्या है? फ्रिक्शन। Now analyze the forces on a ball. A friction is always applied to a ball, so it stopped. तो फ्रिक्शन हमेशा लग रहा है दुनिया में, जो भी है अर्थ में, जो भी है, दो सरफेस के बीच में हमेशा ही फ्रिक्शन लगता है। और फ्रिक्शन क्या चाहता है? वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है। ओ, भव्या खुश हो गई। ओ दैट वाज सो इजी टू अंडरस्टैंड थ्रू विजुअलाइजेशन। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम। अब ये मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी। एक बॉडी में कितना मोशन है ये डिफाइन करता है मोमेंटम। अब मोमेंटम का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? एक्चुअली इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन अ बॉडी। तो मोमेंटम को कैसे डिफाइन किया गया? एक मास लेंगे और उस मास का कितना वेलोसिटी है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यही होता है मोमेंटम। चूँकि यहाँ पे वेलोसिटी का बात आया एंड वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसका एक डायरेक्शन होगा और एक मैग्नीट्यूड होगा। बट सर, मोमेंटम पढ़ क्यों रहे हैं? हम पढ़ इसलिए रहे हैं बच्चा, क्योंकि मोमेंटम की आगे हमें ज़रूरत है। मतलब कि फोर्स को समझने के लिए मोमेंटम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमें हमारा सेकंड लॉ बताता है। अब जल्दी जल्दी हम लोग इसके यूनिट पे बात करते हैं। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट केजी इनटू वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो हमारा यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ मूव टू द सेकंड लॉ। ओके, यहाँ पे एक एनिमेशन है जिससे आपको पता चलेगा मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है। एक तो वेलोसिटी और एक मास पे। चलिए एक बहुत बड़ा बॉल लेकर आते हैं, और ये बॉल आया और अपनी भव्या को टक्कर मार दी और भव्या नीचे गिर गई। हुआ क्या? भव्या तो नीचे गिर गई, पहला केस। एंड दूसरे केस में भव्या एक्सरसाइज कर रही है एंड ये ट्रक आया और ये भव्या उड़ गई। ट्रक ने भव्या को टक्कर मारी और भव्या उड़ गई। तो सोचने वाली बात है दोनों केसेस में कि एक में अमाउंट ऑफ मोशन कम हुआ बॉल वाले केस में, लेकिन जैसे ही हम लोग ये कार वाले केस में आए अमाउंट ऑफ मोशन ज़्यादा हुआ। वेलोसिटी दोनों की ही सेम है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉल एंड वेलोसिटी ऑफ अ कार और ट्रक, दोनों की ही वेलोसिटी सेम है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा, एक ने ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र किया, जो ट्रक है उसने ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र किया भव्या को, एंड जो बॉल है उसने कम मोमेंटम ट्रांसफ़र किया। क्यों? दोनों का मासेस की वजह से। एक ट्रक का मास और एक बॉल का मास दोनों डिफरेंट होता है, एंड बॉल का मास कम होता है ट्रक के मास से। इसलिए हमें दोनों में अलग अलग मोशन देखने को मिला। एक में भव्या सिर्फ गिरी और एक में तो उड़ गई। हालांकि भव्या को कुछ हुआ नहीं, वो अभी हॉस्पिटल में है। तो
अब आते हैं, हम लोग मोमेंटम को समझ लिए, अब न्यूटन सेकंड लॉ की बारी आती है। आखिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है क्या? तो बेसिकली हमको इसका स्टेटमेंट याद होना चाहिए। इसका स्टेटमेंट क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। क्या बोल रहा है? चलो देखते हैं। समझ बच्चा कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड कर देना, याद रखेंगे। बाद में आपसे यूपीएससी में पूछा जाएगा कि बताइए रेट का मतलब क्या है, तो टाइम से डिवाइड कर देना। और किसको टाइम से रेट निकालना है, किसको टाइम से डिवाइड करना है? चेंज इन मोमेंटम। मतलब एक बॉल था जिसका वेलोसिटी v और मास m था, मान ले v1, और थोड़ी एक फोर्स लगाया हमने जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। इसका मास तो m ही रहा लेकिन v2 हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे p इनिशियल और p फाइनल, p फाइनल माइनस p इनिशियल, यही लिखेंगे। तो p फाइनल माइनस p इनिशियल लिखा जाएगा m v2 माइनस v1 अपॉन t। और ध्यान से देखा जाए v माइनस यू बाई टी होता है एक्सेलरेशन, तो m इंटू एक्सेलरेशन a, f प्रोपोर्शनल टू ma। तो f प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे k ma हो गया। अब सुनो, k को इस तरह से ऐसा यूनिट में लिया जाता है, k को कांस्टेंट को, वेयर k इज द कांस्टेंट, k को इस तरह से लिया जाता है कि उसका वैल्यू 1 होता है ऐसा यूनिट में। तो फोर्स इक्वल्स क्या आ गया? m इंटू एक्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर पूछा जाए कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या देता है, तो ये फोर्स का फॉर्मूला देता है। क्या देता है? फॉर्मूला ऑफ फोर्स। समझ गए? और यूनिट क्या हो जाएगा फोर्स का? हम लोग को यूनिट याद रखना है, न्यूटन होता है इसका यूनिट। न्यूटन कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक। और एक यूनिट हो सकता है इसका, मास का यूनिट केजी, मास का यूनिट केजी, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। दोनों ही ऐसा यूनिट है, लेकिन बेसिकली हम लोग अपने ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए न्यूटन लेते हैं, न्यूटन लिखते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं पीपीटी में क्या है ना, आगे देखते हैं। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, और ये हमें फॉर्मूला देता है फोर्स का, F इक्वल्स टू ma। आगे तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन देखना है हम लोग को। जो एनसीईआरटी में हम लोग वही एप्लीकेशन लेंगे, जो 3 एप्लीकेशन दिए हुए हैं। पहला है पुलिंग आवर हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल। सेकंड है द केस ऑफ हाई जंप और लॉन्ग जंप। थर्ड द यूज़ ऑफ सीट बेल्ट इन कार, यूज़ ऑफ सीट बेल्ट और द एयर बैग्स इन द कार, कि ये सब क्यों यूज़ होते हैं, क्या पर्पस है इनके यूज़ होने का। तो पहला देखते हैं कि पुलिंग आवर हैंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल, कि हम लोग अपने हैंड्स क्यों खींच लेते हैं मोशन के बॉल के डायरेक्शन में, और इससे क्या फ़ायदा है। एक्चुअली जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा हम लोग के ऊपर उतना ही ज़्यादा दर्द होगा। तो हम लोग इस दर्द को मैनेज करने के लिए, जो कष्ट हो रहा है उस कष्ट को मैनेज करने के लिए, हम लोग अपने हाथ को मोशन के बॉल के डायरेक्शन में खींच लेते हैं। तो सर अगर ऐसा ना किया जाए तो हमारी उंगलियां भी टूट सकती हैं। अगर ऐसा ना किया जाए तो हमें अपनी उंगलियां नहीं तोड़वानी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उस बॉल के डायरेक्शन में खींच लेंगे अपनी हाथ। लेकिन इससे होता क्या है एक्चुअली में? इससे होता ये है कि वो जो टाइम है उस बॉल को रोकने के लिए, उस बॉल में तो मोमेंटम है ना भाई, उस बॉल में मोमेंटम है, अगर वो मोमेंटम तुरंत चेंज हो गया तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो इस मोमेंट अगर हम लोग टाइम को बढ़ा दें तो क्या फोर्स कम हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। तो फोर्स को कम करने के लिए हम लोग उस टाइम को बढ़ा देते हैं, इसीलिए जो एथलीट है वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं एप्लीकेशन। ये एक एथलीट है, ये दौड़ा और थोड़ी देर तक इसने अपनी बॉडी को
घसीटने दिया रेत में। क्यों क्यों घसीटने दिया? ताकि ये टाइम ले सके, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले सके उस मोमेंटम को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। हमको फोर्स कम लगाना है तो टाइम ज़्यादा करना पड़ेगा। एंड थर्ड, द केस ऑफ सीट बेल्ट। तो ये हमारे अंकल, हमारे चचा हैं, और सीट बेल्ट टाइट बांध रखी है इन्होंने, टाइट से। होता क्या है कि जब एक्सीडेंट होता है तो सीट बेल्ट जो है वो बहुत टाइट हो जाता है, और अचानक से इतना मोमेंटम हम लोग का बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाएगा, हमारे जो शोल्डर्स है वो टूट जाएंगे। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए एयर बैग्स दिए रहते हैं। एयर बैग्स सेफ्टी पर्पस के लिए दिए रहते हैं। एयर बैग्स में होता क्या है, बहुत कम टाइम में वो एयर बैग्स खुल जाते हैं, और उन एयर बैग्स में छेद रहते हैं जिनसे एयर बाहर निकल सके। तो हम टकराएंगे तो किसी एक बबल में टकराएंगे एयर के, और जिसमें हवा निकल रही है, तो वो हमें ज़्यादा टाइम देगा मोमेंटम को एडजस्ट करने के लिए। सब कुछ मोमेंटम को एडजस्ट करने के लिए हो रहा है। मोमेंटम ही है वो चीज़ जो फोर्स को मायने देती है। लेट्स एनालाइज द सिचुएशन। तो एयर बैग ऑफ द कार गिव्स मोर टाइम टू चेंज इन ह्यूज मोमेंटम प्रोड्यूस बाय एन एक्सीडेंट। ठीक, डन। अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं कि विच रिक्वायर्ड ग्रेटर फोर्स, एक्सेलरेशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ मास ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 20 ग्राम ऑफ मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हेयर वी गो। तो पहले केस वन में क्या होगा? पहले दिया क्या है, मास m1 और उसका एक्सेलरेशन a1। केस 2, मास m2, एक्सेलरेशन a2। तो यहाँ पे जो फोर्स F1 लगेगा, m1 इंटू a1 लगेगा, और m1 क्या है 10 ग्राम, ग्राम को पहले चेंज करेंगे केजी में, इंटू एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये केजी है। और केस 2 में जो F2 निकलेगा वो निकलेगा m2 मीन्स 20/1000 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से 1 0 1 0 ख़त्म, यहाँ से भी 1 0 1 0 ख़त्म, ये 4 बाय आ गया 4/100 और 1/25 न्यूटन, और यहाँ पे आ गया 5/100 दैट इज़ 1/20 न्यूटन। अब ये F1 आया, ये F2 आया। बताइए F1 बड़ा कि F2? कई लोग बोलेंगे सर ये ज़्यादा है, F25 बड़ा है 20 से, तो F2 बड़ा होगा। लेकिन नहीं बच्चा, F2 बड़ा नहीं होगा, F2 छोटा होगा, क्योंकि देख जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो एज अ होल छोटा हो जाता है। तो F2 जो है वो छोटा है F1 से। मतलब किस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा? 10 ग्राम पे ज़्यादा फोर्स लगेगा 20 ग्राम के मुकाबले। तो फोर्स ऑन 10 ग्राम ऑफ मास इज ग्रेटर। ठीक, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। और अब चलते हैं आगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब सुनो, फोर्स इज ऑलवेज अ टू बॉडी इंटरेक्शन। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक बॉडी पे फोर्स लगे, एक लगाने वाला चाहिए और जिस पे लगेगा वो चाहिए। चाहे कांटेक्ट हो चाहे नॉन कांटेक्ट फोर्स हो, दोनों में से कुछ भी हो। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है किसी बॉडी पे, तो अर्थ है ना भाई, एक अर्थ है और एक जिस मास पे लग रहा है वो चीज़, तो दो बॉडी हो गए यहाँ पे। तो फोर्स कभी सिंगल बॉडी पे नहीं लग सकता, दो बॉडी होनी चाहिए, एक जो लगा रहा है और जिस पे लग रहा है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? The laws states that every action on a body has equal and opposite reaction on other body participating in the interaction। ठीक, ये कैसा होता है? ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, एक एक्शन और दूसरा उसका रिएक्शन, और सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम लगता है, एक ही टाइम पे एक्शन और रिएक्शन दोनों ही होगा। और इसको लिखा कैसे जाता है? फोर्स बाय 2 on 1, फोर्स बाय इज नेगेटिव ऑफ फोर्स 1 on by 2। ठीक,
तो ऐसे पढ़ा जाता है इसको। द एक्शन रिएक्शन पेयर हैविंग सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लाइज इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। क्या मतलब हुआ इसका, चलो देखते हैं। ये हथौड़ा है और यहाँ पे एक दीवार है, मान लेते हैं ये दीवार है, और हमने हथौड़ा जाके मार दिया इसे। तो सेम पॉइंट पे इस हथौड़े ने सेम पॉइंट पे फोर्स लगाया, और इस पॉइंट का लाइन ऑफ एक्शन, इसको लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। इस पॉइंट का लाइन ऑफ इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम है दोनों बॉडी में, ठीक, और सेम पॉइंट पे लग रहा है, याद रखेंगे इस चीज़ को। और कितना लग रहा है मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में इक्वल लग रहा है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। अब देखिए इसको समझने के लिए ना एग्जाम्पल देना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। रिकॉइल ऑफ अ गन। जैसे ही हमारी ये अभिनेत्री हैं, अभिनेत्री को गन चलाना नहीं आता, उसको ठीक से पकड़ना, तो हो क्या रहा है, जैसे ही इन्होंने गन चलाई वैसे ही ये गन पीछे की ओर गया। ये पीछे की ओर क्यों गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से। ये गन है, ये पिचकारी वाली गन नहीं है, पिचकारी वाली गन ना समझे इसे। तो इस गन से निकली एक बुलेट, क्या निकली, एक बुलेट। तो बुलेट का आगे कुछ वेलोसिटी है v है, कोई मास है m, तो इसका कुछ मोमेंटम होगा। पहले मोमेंटम था 0 और अचानक से अंदर एक्सप्लोशन हुआ और ये बुलेट बाहर निकली, तो इसका मोमेंटम हो गया pf। तो pf ग्रेटर देन pi, और इसको होने में एक टाइम लगा, तो यही तो फोर्स होता है। तो फोर्स एक आगे लगा, आगे की तरफ F1, तो वही फोर्स इक्वल लगेगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। इसीलिए ये जो गन है वो पीछे आ गई। इसलिए कहा जाता है जो भी गन चलाते हैं उनको एक फिक्स पोजीशन पे होना चाहिए और इनफ फोर्स के साथ गन को पकड़ना चाहिए, नहीं तो खेल हो जाएगा। सेकंड देखिए, ये एक कार्टून है और उसने क्या किया, एक एक्सटिंग्विशर लिया और आगे की तरफ उसने एक्सटिंग्विशर को ऑन कर दिया। तो आगे की तरफ उसने फोर्स लगाया लेकिन ये मूव किया पीछे की तरफ, क्यों, न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से। ठीक है, थैंक यू समझाने के लिए। अब चलिए आ गई अपनी भव्या। भव्या क्या बोल रही है, ओ दैट मीन एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब देखते हैं कि ये राधा कैसे चलती है। राधा एक सुंदर सी लड़की है, चलिए फोकस करते हैं इसके पैरों पे। लेट्स एनालाइज द सिचुएशन। तो देख राधा कैसे वॉक करती है। राधा ने फोर्स लगाया ग्राउंड पे, किस तरफ, इस तरफ, एफ पुश, ये सॉरी ये फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया राधा ने। तो एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ होना चाहिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ये बोलता है। और ये फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका कंपोनेंट कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक, तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए तो ग्रेविटी है, ये इसको मैनेज कर ले रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच गया और यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। ये कैसे, कौन होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और इसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के वजह से ही राधा आगे चल रही है। कहाँ जा रही है, राधा किधर जा रही है ये तो नहीं पता, लेकिन राधा जा रही है। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं ब्यूटी एंड द बोट। तो जैसा कि दिख रहा है दो ब्यूटी है, वो समुंदर में तैर रही है, मतलब नाव चला रही हैं। तो ये नाव कैसे चल रही है, एक्चुअली ब्यूटी ने ये जो चप्पू है, हॉवर बोलते हैं, चप्पू को क्या किया, चप्पू को पीछे लेकर गई, ये जो चप्पू है, पानी को ढकेला, पानी को पीछे धकेला, तो पानी इसको किधर धकेलेगा, आगे। फोर्स अप्लाइड बाय द रोवर, रोवर किधर, रोवर ने किधर फोर्स लगाया, पीछे की तरफ, रोवर ने किधर फोर्स लगाया, पीछे की तरफ, और बोट गई आगे, क्यों, न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से। देख बच्चा, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे,
पढ़ना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। फोर्स बाय द रोवर ऑन द वाटर इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ फोर्स बाय द वाटर ऑन द बोट। तो ये ऐसे पढ़ा जाता है और ऐसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना है और अच्छे से इसे सीखना है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सेकंड, द हॉर्स पाइप। एक्चुअली हॉर्स पाइप क्या होता है, जब भी फायर ब्रिगेड जानते हैं आप लोग, फायर ब्रिगेड क्या करता है, आग को बुझाता है तो उसको एक हाई प्रेशर पाइप चाहिए होता है कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स में ऊपर में पानी पहुंच जाए नीचे से ही, और उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो वो क्या करता है, ये भी थर्ड लॉ का यूज़ करता है। कैसे, देखो, फोर्स बाय द वाटर ऑन द पाइप इज इक्वल टू अपोजिट फोर्स बाय द पाइप ऑन द मैन। इसीलिए मैन जो है वो यहाँ से पीछे आ गया, देखो पलट गया ना मैन उसको संभाल नहीं पाया, इसलिए वो ऐसे नाच रहा है। और ये क्यों होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से। मोमेंटम कंजर्व करना पड़ता है क्योंकि पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम सेम होना चाहिए, इसलिए ये हॉर्स पाइप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं थर्ड लॉ कैसे काम करता है हॉर्स एंड द कार्ट पे। वैसे हॉर्स पर डेंजरस लग रहा है, इसके दांत देखकर तो, इसके दांत। तो लेट्स एनालाइज दिस सिचुएशन कि क्या हो रहा है। हॉर्स कार्ट को खींच रहा है तो कार्ट भी तो हॉर्स को खींचेगा उसी फोर्स के साथ अपोजिट डायरेक्शन में, तो कार्ट तो मूव नहीं करना चाहिए। ये मिसकंसेप्शन हमेशा बच्चों के दिमाग में रहता है, लेकिन कार्ट तो एक्चुअली में मूव करता है, मतलब ये परेशानी नहीं है। अब क्या है वो आगे देखते हैं। द हॉर्स एंड द कार्ट। तो देखो हो क्या रहा है कि हॉर्स ने कार्ट पे फोर्स नहीं लगाया, हॉर्स ने कार्ट पे फोर्स नहीं लगाया। हॉर्स ने क्या किया, ज़मीन पे फोर्स लगाया। तो एक रिएक्शन ऊपर, ये जो एफ रिएक्शन दिख रहा है ये ऊपर, और इसको दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नाम है फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हॉर्स आगे बढ़ रहा है, एंड चूंकि ये अटैच्ड है, ये कार्ट क्या है, अटैच्ड है हॉर्स से, इसीलिए ये कार्ट को लेकर के आगे बढ़ गया। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। आया इंपॉर्टेंट टर्म्स, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, न्यूटन का ये तीनों लॉ ख़त्म हो चुका है अब तक, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आ गए हैं, हमारा आखिरी पड़ाव, आखिरी स्टेशन। तो यहाँ तक अगर आप पहुँच पाए हैं तो ज़रूर आप में कुछ अच्छा है जो आपको प्रेरित करता है कि बेहतर बने पहले से। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, when two or more bodies acts upon one another their total momentum is conserved, remain same providing no external force acts on it। ये सब कुछ कब वैलिड है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइडिंग नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट, इसके ऊपर एक्ट नहीं करना चाहिए किसी एक्सटर्नल फोर्स को, तब ये वैलिड है, नहीं तो ये वैलिड नहीं है। बोल क्या रहा है कि एक्चुअली इसका मतलब यही है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इट मीन्स फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम वन बॉडी गेन्स मोमेंटम देन देयर मस्ट बी अ सेकेंड बॉडी हु लूज द मोमेंटम। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ में दो बॉडी के बारे में बात किया गया है, एक एक्शन और एक जिस पे एक्शन हो और जो रिएक्शन करे। ठीक, तो यहाँ पे भी दो बॉडी के बारे में बात किया गया है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ना सिस्टम में कुछ आएगा बाहर से, ना अंदर से कुछ बाहर जाएगा। आइसोलेटेड का मतलब यही होता है। इफ़ वन बॉडी गेन मोमेंटम, अगर एक बॉडी मोमेंटम गेन करता है तो ज़रूर कोई दूसरा बॉडी होगा जिसने मोमेंटम लूज़ किया होगा। इसका मतलब मोमेंटम इज़ कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए, अगर आपको ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है।
अब एक एग्जांपल समझते हैं। ये क्या हुआ, जैसे कि पिक्चर्स में दिखा रहा है कि एक कार और एक बाइक वाला आया और टकरा के यहाँ से चिपक गया। ऐसा कभी नहीं होता है। एक्चुअली होगा क्या, जब टकराएगा और बाद में ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा। हो सकता है कार कम दूर जाए और स्कूटर ज़्यादा दूर जाए, लेकिन एक दूसरे से दूर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। कोई भी, जब भी कोई दो बॉडी कोलाइड करती है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता ही होता है। और वो क्या कहलाता है, वो क्या कहते हैं इसमें, m1u1 प्लस m2u2, मतलब जो वेलोसिटी पहले थी m1v1 और m2v2 के इक्वल होती है। ठीक, चलिए टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, चलिए भाव्या को भी पता चल गया। अब देखिए दो बॉडी आई और ये टकराई और कोलिजन के बाद ये इधर उधर चली गई, ए और बी। नाउ डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कैसे डेराइव करते हैं इसको, पहले मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, कंसिडरिंग टू कोलाइडिंग पार्टिकल्स ए एंड बी whose masses are m1 and m2 with initial and final velocity u1 and v1 for a1 के लिए u1 है और फाइनल वेलोसिटी v1 है, और मतलब b के लिए इनिशियल वेलोसिटी है u2 एंड फाइनल वेलोसिटी है v2। द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पार्टिकल्स गिवन एज t, मतलब दोनों t टाइम के लिए टकराए हैं। तो a के लिए क्या लिखा जाएगा, टोटल मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या लिखा जाएगा, m1 v1 माइनस u1, और b के लिए m2 v2 माइनस u2। अब देखो ये टोटल मोमेंटम है किसका, a का, ये टोटल मोमेंटम है b का। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम क्या जानते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, F12 इक्वल टू माइनस F21, यही पढ़ते आ रहे हैं। तो बस हमने फोर्स को यहाँ पे लिख दिया है कि डेल्टा P बाई टी, और यही होता है F इक्वल्स टू ma। चेंज इन मोमेंटम मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल, इसका भी P फाइनल माइनस P इनिशियल बाय T। तो यहाँ से आ जाएगा m1 m2 इक्वल्स टू m2 u2। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रॉकेट साइंस है। रॉकेट कैसे उड़ते हैं, ओ अब भाव्या समझ गई है, अब वो चांद पर जा रही है चंद्रयान 5 में, जो कि आप लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो आगे देखो कैसे काम करता है रॉकेट। रॉकेट क्या है, रॉकेट के पास मासेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल्स, जो वो एग्जॉस्ट करते हैं नीचे। आई एम श्योर कि आपने सब ने आयरन मैन तो ज़रूर देखी होगी। वो क्या करता है, अपने फ्यूल को एग्जॉस्ट करके नीचे एक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है। एक थ्रस्ट प्रोड्यूस हुआ जो आयरन मैन को ऊपर की ओर उठाता है। देखा जाए तो आयरन मैन का सूट बहुत भारी है, क्योंकि वो पूरे लोहे का बना है या फिर कोई भी मेटल का बना है। वैसे ही जो रॉकेट है वो एल्युमिनियम का बना होता है। किसका बना होता है, मेनली एल्युमिनियम, क्योंकि उसको बहुत मजबूती चाहिए होती है। अब बहुत सारे अलॉयज़ भी मिक्स होते हैं, लेकिन मेनली एल्युमिनियम यूज़ किया जाता है क्योंकि वो बहुत टफ होता है। तो रॉकेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वेयर द मास ऑफ द सिस्टम इज़ नॉट कांस्टेंट। मास जो इस सिस्टम का कांस्टेंट नहीं है, सिंस द रॉकेट इजेक्ट्स फ्यूल टू प्रोवाइड थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए वो फ्यूल इजेक्ट करता है। द रॉकेट equation given us to a change in velocity the rocket obtains from burning of mass of fuel that decreases the total rocket mass। जब बर्न हो जाता है फ्यूल तो रॉकेट का मास कम हो जाता है। तो मोमेंटम क्या कहता है, मोमेंटम तो कंजर्व रहना है, तो वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही वेलोसिटी गेन करती है, क्योंकि क्या होता है, देख मोमेंटम होता है P इक्वल टू mv। तो मास तो चेंज हो रहा है ना, मास कम हो रहा है, तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए इसको तो कांस्टेंट बने रहना है। तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए मास कम हो रहा है तो वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल बढ़ना पड़ेगा सर। और इसी वजह से वो जो रॉकेट होता है ये लॉन्च होता है। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं अपनी लास्ट स्टेशन पे। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आप में बहुत पेशेंस है, एंड आप दोबारा
जो भी टॉपिक समझ ना आए दोबारा देखिए, क्वेश्चंस बनाइए, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए ओपन है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू।